हाय एवरीवन, सभी का वेलकम है अगेन वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। एज ए टीचर, एज ए ट्यूटर, मेरी कोशिश ये होती है कि इंग्लिश के हर एस्पेक्ट से आपको फेमिलियर करवाया जाए। एग्ज़ाम जहाँ तक कंसर्न है आपके, हर चीज़ को, हर पहलू को आप समझें। और इसलिए हर कुछ दिनों से कुछ नयापन लाने की कोशिश करता हूँ मैं, ताकि आप भी नई नई चीज़ों को सीखें और इंटरेस्टिंगली आपकी पढ़ाई बनी रहे। और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में टाइम्स ऑफ इंडिया के इस एडिटोरियल को पढ़ेंगे, जिसकी टोन है ह्यूमरस। ह्यूमरस क्या होती है? हंसी मजाक वाली, सरकाज़म वाली। तो इस टोन के आर्टिकल्स को भी आपको पढ़ना आना चाहिए। आर्टिकल लिखा गया है नौजवानों की फ्रस्ट्रेशन पे। ऐसे युवा लड़के जिनकी जॉब्स हैं, जिनके पास करियर्स हैं, लेकिन उनको शादी के लिए लड़कियां नहीं मिल रही हैं, तो वो कैसे फ्रस्ट्रेटेड है ना, और वो क्या कर रहे हैं अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए। चलिए शुरू करते हैं अपने क्विज के साथ में। अपनी क्लास को, हर एस्पेक्ट को आपको कवर करना है। ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन और वोकैब इस क्विज में मिल जाएंगे। ढेरों क्वेश्चंस हैं, लगभग 14 क्वेश्चंस मैंने बना दिए हैं। कोशिश यही है कि आपको 14 में से कम 10-12 मार्क्स मिले। सोल्यूशन क्लास के लास्ट में करवाएंगे। आइए क्लास को शुरू करते हैं। कह रहा है जी, मार्चिंग फॉर मैरिज। मैरिज मतलब विवाह, शादी, वेडिंग। और मार्चिंग का मतलब होता है मार्च करना, यानी कि परेड निकालना। समझते हैं ना? सड़क पे कुछ लोग निकल रहे हैं परेड की तरह, परेड निकालते हुए, उसको बोलते हैं मार्च। यात्रा भी बोल सकते हैं इसको आप। कह रहे हैं जी, एक परेड निकल रही है, मार्च हो रही है शादी करने के लिए, मैरिज के लिए। अच्छा, किसकी मार्च हो रही है देखेंगे इसके टाइटल पैराग्राफ से। कह रहा है जी, एजुकेटेड मैन एम्बार्क ऑन अ ह्यूमरस पिलग्रिमेज सीकिंग डिवाइन इंटरवेंशन फॉर मैरिज। कह रहे जी, कुछ एजुकेटेड मैन हैं, कुछ पढ़े लिखे आदमी हैं, और वो एम्बार्क ऑन करते हैं, वो शुरू करते हैं सफ़र को। एम्बार्क ऑन करना यानी किसी सफ़र की शुरुआत करना, किसी जर्नी को स्टार्ट करना। तो वो एम्बार्क ऑन कर रहे हैं एक ह्यूमरस पिलग्रिमेज को। पिलग्रिमेज तो वर्ड आप जानते ही होंगे, जो है तीर्थ यात्रा को बोलते हैं, रिलीजियस जर्नी को बोलते हैं। और ह्यूमरस का मतलब होता है जिसमें हंसी हो, मजाक हो, जिसमें कुछ सरकाज़म हो। तो ये जो यंग मैन है, ये शुरू कर रहे हैं एक हंसी मजाक वाली तीर्थ यात्रा को, पिलग्रिमेज को। और कैसे? सीख करते हुए, खोजते हुए डिवाइन इंटरवेंशन को, भगवान की दखल अंदाजी को। और किसके लिए? शादी के लिए, मैरिज के लिए। तो अब इनको लगता है कि भगवान ही इनकी शादी करवा सकता है, और कोई भी जरिया नहीं है इनको शादी करने का, क्योंकि इनको लड़कियां मिल नहीं रही हैं, और ये एजुकेटेड हैं और सब ठीक है इनकी लाइफ में। तो ये लड़के क्या कर रहे हैं? अपनी फ्रस्ट्रेशन दिखाने के लिए एक तीर्थ यात्रा निकाल रहे हैं सड़क पे, और है ना, हंसी मजाक में दिखा रहे हैं कि हम कितने फ्रस्ट्रेटेड हैं, अब तो भगवान ही हमारी शादी करवा पाएगा। एजुकेटेड मैन आपका सब्जेक्ट है, एम्बार्क ऑन इसकी वर्ब है। एम्बार्क बड़ा ही खूबसूरत वर्ड है अंग्रेजी में। जब भी किसी सफ़र की, किसी मिशन की आप शुरुआत करते हैं, तो आप एम्बार्क ऑन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस साल का सीजीएल का एग्ज़ाम अगर निकले, नोटिफिकेशन निकले, 4 महीने बाद एग्ज़ाम हो, और आप अपनी पढ़ाई शुरू करें, तो आप ऐसा बोल सकते हैं, आई एम एम्बार्किंग ऑन प्रिपरेशन फॉर एसएससी सीजीएल 2023 या 2024। जिस भी चीज़ की मिशन की शुरुआत करते हैं, एम्बार्क ऑन करते हैं। ऑन प्रेपोजिशन फिक्स्ड है, इसके बाद में ध्यान रखना, ठीक है? एम्बार्क एट वेट कुछ और नहीं लगेगा। ह्यूमरस मतलब जिसमें ह्यूमर हो, जिसमें हंसी हो, मजाक हो। कॉमिकल भी बोल सकते हैं इसको, अम्यूजिंग भी बोल सकते हैं। पिलग्रिमेज एक कॉमन सा वर्ड है, तीर्थ यात्रा के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आप 4 धाम की यात्रा निकले हैं, मक्का मदीना जा रहे हैं, है ना, इजराइल जा रहे हैं, तो आप जो है एक पिलग्रिमेज को या तीर्थ यात्रा को कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में वोकैब थोड़ी हैवी मिलेगी, और इसका लेना है भरपूर फ़ायदा। सारी वोकैब एक साथ अलग से एक शीट पे आपको दिखा देते हैं, ताकि स्मूथली आप इसको पढ़ सकें। और उसी के साथ में क्लास को एक लाइक और एक शेयर दे दो अभी से, ताकि और बच्चों तक ऐसे कंटेंट को पहुंचा सके, है ना। साथ ही वाईटी ऐप पे आप तैयारी कर सकते हैं अपने एग्जाम्स की, चाहे एसएससी हो, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हो, यूपीएससी का हो, या बैंकिंग का हो। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। राइटिंग के कोर्स में आप सीख सकते हैं राइटिंग, लगभग 60 से 70 घंटों में फ़ायदा आप ले सकते हैं इस कोर्स का। यूपीएससी के कोर्स में आप अपना मीडियम चेंज कर सकते हैं, किसी और लैंग्वेज से इंग्लिश में माइग्रेट कर सकते हैं। यूपीएससी के सभी एस्पेक्ट्स कवर्ड हैं, आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, सी सेट। एसएससी और बैंकिंग के कोर्स में आपको सारे वैरायटी के क्वेश्चन सोल्व करना सिखाया जाता है। 100 से 1.25 घंटों के कोर्सेज हैं, आप भरपूर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, टीम का नंबर है व्हाट्सएप, आप इस नंबर पे टीम से जुड़ सकते हैं वाया व्हाट्सएप। चलिए वोकैब शीट है अपनी आज की। 6 वर्ड्स हैं भारी भरकम, अलग करके इनको देखेंगे। पहला जो वर्ड है अपना वो है एम्बार्क।
अभी आपको बताया था, किसी जर्नी को, सफ़र को, इनिशिएटिव को या मिशन को शुरू करने के लिए यूज़ होता है। द कपल इज प्लानिंग टू एम्बार्क ऑन अ 6 month वर्ल्ड टूर। कपल जो है प्लान कर रहा है शुरू करने की, एम्बार्क ऑन करने की 6 महीने के एक वर्ल्ड टूर को। ठीक है, इसको एंटर, वेंचर, बिगिन या कमेंस करना भी बोलते हैं। कॉमन सा वर्ड है, इसको यूज़ करना सीखें। चलिए अगला वर्ड अपना पिलग्रिमेज, ये भी अभी करवाया था आपको। अ रिलीजियस जर्नी टू अ रिलीजियस लोकेशन। आप 4 धाम निकले हैं या कोई भी रिलीजियस प्लेस पे जो आपके रिलीजन के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, उस यात्रा को, उस जर्नी को आप बोलते हैं पिलग्रिमेज। और ऐसा आदमी जो पिलग्रिमेज को अंडरटेक करता है, जो इस जर्नी पे जाता है, उस आदमी को आप बोलते हैं तीर्थ यात्री यानी कि पिलग्रिम। अगर आगे का एज निकाल दें तो ये बन जाएगा वो इंसान जो यात्रा पे निकला है। मोस्ट मुस्लिम्स ट्राई टू मेक अ पिलग्रिमेज टू मेका एटलीस्ट वंस इन देयर लाइफ। ज़्यादातर जो मुस्लिम्स हैं वो कोशिश करते हैं एक तीर्थ यात्रा करने की मक्का की तरफ, कम से कम जीवन में एक बार अपनी लाइफ में, एटलीस्ट फॉर वंस। चलिए अगला वर्ड अपने पास एनकम्बरेंस। देखिए एनकम्बरेंस होता है एक ऐसा बोझ या ऐसी रुकावट जो आपको आगे ना बढ़ने दे, किसी काम को करने से रोके। ये रेस्ट्रिक्शन भी हो सकती है और हर्डल भी हो सकती है। करप्शन इज़ अ मेजर इनकम्बरेंस इन द ग्रोथ स्टोरी ऑफ इंडिया। करप्शन एक बड़ी बोझ है, बड़ी रुकावट है भारत की ग्रोथ की कहानी में, विकास की कहानी में। अब ये रुकावट के सारे सिनोनिम्स ही हैं। ऑब्स्टेकल, हिंड्रेंस, ऑब्स्ट्रक्शन, स्टम्बलिंग ब्लॉक, डेटरेंट। कभी किसी क्लास में किसी और वर्ड को देखोगे, कभी किसी को, है ना। आज वर्ड देखेंगे वो इनकम्बरेंस है इन द आर्टिकल टुडे। अगला वर्ड है जी पैराडाइम। सब बच्चों को अच्छे से आता होगा, हर 10-5 दिनों से वर्ड रिपीट होता है। पैराडाइम वर्ड के 2 सिनोनिम्स हैं, 2 मीनिंग है। पहला मीनिंग होता है जी अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग। और दूसरा जो होता है वो होता है एक सिस्टम या अरेंजमेंट। चलिए यूज करके दिखाएंगे। इंडिया इज अ पैराडाइम ऑफ अ स्टेबल डेमोक्रेसी। इंडिया एक पैराडाइम है, एक परफेक्ट एग्जाम्पल है एक स्टेबल डेमोक्रेसी का, एक स्थिर जो है लोकशाही का, लोकतंत्र का। तो ये पहला वाला मीनिंग है। दूसरा मीनिंग क्या है जी? सिस्टम के लिए यूज करोगे पैराडाइम को। एजुकेशन कैन चेंज द सोशल पैराडाइम ऑफ अ कंट्री। एजुकेशन चेंज कर सकती है सामाजिक सिस्टम को, ढांचे को, पैराडाइम को किसी भी देश के। चलिए अगर पहला वाला मीनिंग देखें जो है एक परफेक्ट एग्जाम्पल का, तो परफेक्ट एग्जाम्पल के, पैराडाइम के कई सिनोनिम्स हैं। प्रोटोटाइप, पैरागॉन, एपिटमी, एग्जाम्पलर और प्रेसिडेंट। ठीक है, आज वैसे मीनिंग तो दूसरा वाला आएगा लेकिन पहला वाला भी आपको आना चाहिए। ये सभी परफेक्ट एग्जाम्पल को बताने वाले वन वर्ड्स हैं। ठीक है, पैरागॉन, वो पैरागॉन चप्पल आती है, हवाई चप्पल पैरों में पहनते हो, तो वो जो ब्रांड है पैरागॉन, वो पैरागॉन जो वर्ड है उस वर्ड का मीनिंग ये है ना। कुछ ब्रांड्स के भी तो कुछ मीनिंग्स हो सकते हैं। चलिए सेकंड लास्ट वर्ड है आज का, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट वो चीज़ होती है जो आपको कोई काम करने के लिए मोटिवेट करे। जैसे हो सकता है ये क्लास एक कैटलिस्ट हो आपकी पढ़ाई के लिए, आप इससे और मोटिवेटेड हो और अच्छे से पढ़ाई करें। अ डिले इन प्रोवाइडिंग वेजेस टू द वर्कर्स एक्टेड एज अ कैटलिस्ट टू द स्ट्राइक। एक डिले जो था वेजेस को प्रोवाइड करने में वर्कर्स को, उसने एक कैटलिस्ट का या मोटिवेटर का काम किया हड़ताल के लिए, स्ट्राइक के लिए। स्ट्राइक तो होने वाली थी लेकिन जैसे ही वेजेस डिले हुई, स्ट्राइक और जल्दी हुई और ज़्यादा मोटिवेशन के साथ में की गई। कैटलिस्ट को स्टिमुलेंट और इम्पेटस भी बोलते हैं। आज ये इम्पेटस नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। लास्ट नया वर्ड है आपके लिए आज, नया इसलिए बोल रहा हूँ पहले आपने पढ़ा नहीं है ये, हेल। देखिए हेल वर्ड के बहुत मीनिंग्स हैं। इसका जो कॉमन मीनिंग है वो होता है किसी के जय जयकार करना। जैसे मंदिर में आप भगवान की जय जयकार करते हैं, जैसे आपका कोई नेता, आपका जो फेवरेट जो पॉलिटिशियन है, जब वो सड़क से गुजरता है तो लोग कैसे उसको हेल करते हैं, कोई फूलों की माला पहनाता है। तो अगर भगवान को हेल करेंगे, अपने किसी पॉलिटिशियन को, फिल्म एक्टर को हेल करेंगे, तब होता है किसी की जय जयकार करना, प्रशंसा करना। लेकिन यही वर्ड अगर अपने बाद में फ्रॉम ले ले तो ये बन जाता है एक फ्रेजल वर्ब, और इसका मतलब होता है किसी पर्टिकुलर एरिया का लोकल होना। जैसे आई पर्सनली हेल फ्रॉम पंजाब, मैं हेल फ्रॉम करता हूँ, मैं लोकल हूँ पंजाब का। मोस्ट पैसेंजर्स ऑफ द डाउन्ड एयरक्राफ्ट हेल्ड फ्रॉम चाइना। ज़्यादातर जो पैसेंजर्स थे इस डाउन्ड एयरक्राफ्ट के, डाउन मतलब जो गिर चुका है, क्रैश हो चुका है, वो सभी के सभी हेल फ्रॉम करते थे, बिलोंग करते थे चाइना से, दे केम फ्रॉम चाइना। हेल फ्रॉम और हेल के बीच का फर्क करना सीखें। हेल फ्रॉम को ओरिजिनेट फ्रॉम करना भी बोलते हैं। डिटेल में वोकैब पंच हो गया आपका। अब आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी आपको दें किस बारे में लिखा हुआ पता लगे। समरी यही है, साउथ इंडिया में कुछ लोग जो हैं, शादी ना होने की वजह से, कुछ लड़के जिनको जो एजुकेटेड हैं, जो ठीक ठाक कमा भी रहे हैं, लेकिन लड़की ना मिलने की वजह से
अपनी फ्रस्ट्रेशन दिखाने के लिए वो सड़कों पे एक परेड कर रहे हैं, और उस परेड में उनका ये नारा है कि हमें शादी होने के लिए लड़कियां नहीं मिल रही हैं, इसलिए हम भगवान से हेल्प चाहते हैं। भाई हम एक तीर्थ यात्रा करेंगे और भगवान शायद हमें कोई अच्छा सा मैच ला करके दे। हमारा आर्टिकल जो है इस चीज़ को ह्यूमरस टोन में आपके साथ शेयर कर रहा है, और इसके पीछे के कुछ कारण भी बताएगा कि आजकल लड़कियां मिलती क्यों नहीं हैं एलिजिबल बैचलर्स को, है ना। लड़कियों की प्रायोरिटीज चेंज हो गई हैं, कुछ लड़कियां चाहती हैं कि वो शादी ही ना करें, या शादी करें तो अपने से कुछ अच्छे लड़के से करें जो अपने से कुछ और अच्छे लेवल का हो। तो ये रीजंस भी हैं लड़कों को आमतौर पर लड़कियां ना मिलने के। तो चलिए शुरू करते हैं। ह्यूमरस टोन है आज की। कह रहा है जी, कम दिसंबर, इफ ऑल अनफोल्ड्स एज प्लान्ड, a substantial assembly of gentlemen, predominantly in their third decades, a few having pursued higher education and hailing mainly from agrarian backgrounds in the somewhat underdeveloped yet not impoverished rural hinterland of Mandya in South Karnataka, will embark on a peculiar pilgrimage. अब कईयों के तो यहीं कम कभी छूट गई होगी कि क्या लिख दिया सर, ये क्या मीनिंग निकाल दें इसका। देखो बहुत आसान है, जैसे बता रहा हूँ वैसे चलो, इसको पढ़ने की कोशिश किया करो अपने आप भी। कम दिसंबर का मतलब होता है दिसंबर आने दो। जब ये कम वर्ड अकेला आ जाए वर्ब की बेस फॉर्म लगा करके, तो इसका मतलब होता है आने दो दिसंबर को, कम दिसंबर। अच्छा क्या मतलब आने दो दिसंबर को, क्या होगा दिसंबर में? कह रहा है जी इस दिसंबर ये होगा अगर हर चीज़ अनफोल्ड करती है जैसे कि वो प्लान्ड है, अगर हर घटना वैसे ही घटती है जैसे कि उसकी प्लानिंग है। अनफोल्ड करना यानी किसी घटना का टेक प्लेस करना, हैपन करना, अकर होना, समझे। तो अगर सब कुछ जो प्लान है वैसा ही हुआ तो फिर क्या होगा भाई? एक बड़ी सी असेंबली होगी, भीड़ होगी जेंटलमैन की। अब देखो जेंटलमैन कौन है ये पूरा बीच का इंफॉर्मेशन जो आप देख रहे हो, कॉमा से कॉमा के बीच का, इन जेंटलमैन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन है। छोड़ दो इसको, बाद में पढ़ लेना, एडिशनल इंफॉर्मेशन छोड़ दो। कह रहे एक असेंबली जो है जेंटलमैन की, और ये अजीब टाइप के जेंटलमैन है, अभी आगे देखेंगे कौन है ये एम्बार्क ऑन करेंगे, ये एक सफ़र की शुरुआत करेंगे। और किस चीज़ का सफ़र होगा ये होगा एक पेक्यूलियर पिलग्रिमेज का। पेक्यूलियर का मतलब होता है विचित्र, स्ट्रेंज, स्पेशल, और पिलग्रिमेज का मतलब होता है तीर्थ यात्रा। तो ये लोग जाएंगे एक खास या विचित्र तीर्थ यात्रा पे। और क्यों जाएंगे और कैसे जाएंगे भाई? ये जाएंगे अंडर द ऑस्पिसेस ऑफ अ टेम्पल ऑर्गेनाइजेशन। ये यात्रा होने वाली है एक टेम्पल ऑर्गेनाइजेशन की या मंदिर सभा की ऑस्पिसीज के अंडर, उसकी छत्र छाया के नीचे। ऑस्पिसीज का मतलब होता है किसी टेम्पल, किसी मस्जिद की मॉनिटरिंग, सुपरविजन, उसकी पैट्रोनेज, है ना। कई बार आप देखते हो मंदिर के नीचे स्कूल होता है, मंदिर वालों का स्कूल है, तो वो स्कूल जो है मंदिर की ऑस्पिसीज में चल रहा है, उसकी मॉनिटरिंग या पैट्रोनीज में चल रहा है। तो ये लड़के भी यही करेंगे, एक मंदिर सभा से जुड़ेंगे और उसके झंडे के नीचे अपनी तीर्थ यात्रा को, पेक्युलर पिलग्रिमेज को निकालेंगे। अब ये जो बीच वाला है इसको बीच में ऐड कर दो। कौन है ये लड़के भाई? ये लड़के हैं प्रीडोमिनेंटली या मेनली अपने थर्ड डिकेड में, यानी कि 30 साल से ज़्यादा के, 30, 31, 32, 33, थर्ड 3 डिकेड वो पूरे कर चुके हैं। और दूसरा क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं जी इनमें से अ फ्यू, कुछ एक अ फ्यू जो परस्यू भी कर चुके हैं, हैविंग परस्यूड, जो पूरा भी कर चुके हैं हायर एजुकेशन को, यानी मास्टर्स की पढ़ाई को। और ये वही लड़के हैं जो हेल मेनली करेंगे, और फ्रॉम कहाँ से? हेल फ्रॉम करना, कहीं से निकलना, जो मेनली निकल करके आएंगे या बिलोंग करते हैं एग्रेरियन बैकग्राउंड से। कृषि प्रधान जो है इनका बैकग्राउंड है, खेती वाले लड़के हैं सब, है ना, इनके घर वाले खेती करते हैं। और कहाँ पे? कुछ कुछ हद तक एक डेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड एरिया में, ऐसा एरिया जिसकी डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं हुई है, येट यानी फिर भी वो इम्पोवरिश नहीं है, वो गरीब नहीं है। जिस एरिया से खेती वाले लड़के हैं, अंडर डेवलप जरूर है लेकिन वो गरीब एरिया नहीं है, समृद्ध एरिया है। और वो एरिया कहाँ का है? वो एरिया है रूरल हिंटरलैंड का, मांड्या नाम के शहर की साउथ कर्नाटका में। हिंटरलैंड का मतलब होता है अंदरूनी इलाका, एकदम समझ गए ना, रिमोट प्लेस, जहाँ तक सड़कें भी नहीं है, जहाँ पानी भी नहीं है अच्छे से। तो रूरल हिंटरलैंड से बच्चे बिलोंग करते हैं साउथ कर्नाटका के मांड्या नाम के शहर के। तो ये था सेंटेंस। जब भी कोई सेंटेंस देखो, ये एक्सरसाइज करनी सीखो। सब्जेक्ट कहाँ है, वर्ब कहाँ है, ये शुरू में ही करनी होती है। शुरू के 2, 4, 6 महीने में जब कर लेते हो तो ये सब बिल्कुल वैसा है जैसे ड्राइविंग है ना। एक बार आप सीखते हो, दिमाग लगाते हो, बाद में दिमाग नहीं लगाना होता, अपने आप आपकी गाड़ी आगे बढ़ती है। तो इस तरीके से आपको बढ़ना था। सेंटेंस आपने देख लिया, इसको रिपीट कर लेना अगर आप में इसमें कुछ दिक्कत हो। मेनली आपको ये देखना था कि सब कुछ सही तरीके से जैसे प्लान्ड अगर हुआ तो एक बड़ा सा क्राउड आएगा, असेंबली आएगी जो इस प्रकार के लड़कों की होंगी, जो लड़के 30 साल से ज़्यादा के होंगे,
कुछ एक अपनी हायर एजुकेशन भी पूरी कर चुके होंगे, और ज़्यादातर जो है खेती वाले घरों से आ रहे होंगे, और ऐसे एरिया से जो थोड़ा अंडर डेवलप्ड है लेकिन गरीब बिल्कुल भी नहीं है, और ये रूरल इलाकों में आता है, मांड्या के, साउथ कर्नाटका के। ये सभी लड़के एम्बार्क ऑन करेंगे, शुरू करेंगे एक बड़ी अजीब सी तीर्थ यात्रा को, एक मंदिर के झंडे के नीचे, ऑस्पिसेस ऑफ ए टेम्पल ऑर्गेनाइजेशन। कम यहाँ पे वर्ब है, सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, सब्जेक्ट यहाँ पे अंडरस्टूड है यू। इंपेरेटिव सेंटेंस वर्ब की बेस फॉर्म से शुरू होता है और सब्जेक्ट हमेशा उसमें यू होता है, हिडन होता है वो, ठीक है। ऑल की वर्ब है अनफोल्ड्स, अनफोल्ड करना, किसी घटना का गठित होना। सब्सटेंशियल मतलब बहुत बड़ा, आकार में, साइज में या इंपॉर्टेंस में विशालकाय, है ना। असेंबली का मतलब होता है जमावड़ा या जुलूस, इसको आप एक सभा भी बोल सकते हैं और एक मोर्चा भी बोल सकते हैं, क्राउड भी बोल सकते हैं। असेंबली की वर्ब है विल एम्बार्क ऑन, एम्बार्क ऑन करना, किसी सफ़र की शुरुआत करना। सफ़र है यहाँ पे एक पिलग्रिमेज का, एक तीर्थ यात्रा का, जो पेक्यूलर है, विचित्र है, अपने आप में थोड़ी अनयूजुअल है। और स्पेसिस मैंने आपको बता दिया, छत्र छाया या पैट्रोनेज। चलिए बीच में तो देख लेना आप, है ना। एग्रेरियन मतलब एग्रीकल्चरल, कृषि प्रधान। इम्पोवरिश्ड मतलब गरीब, पुअर। हिंटरलैंड का मतलब होता है अंदरूनी इलाका। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक ग्रामर कॉन्सेप्ट है यहाँ पे हैविंग परस्यूड वाला, पहले थोड़ा फ्लो बनाओ फिर इस पे वापस आते हैं। कह रहा देयर क्वेस्ट, क्वेश्चन मार्क लगा के पूछा हुआ है। कह रहा उनकी क्वेस्ट क्या है, उनकी ख्वाहिश क्या है, क्यों जा रहे हैं ये। सीकिंग डिवाइन इंटरवेंशन टू सिक्योर मैट्रिमोनियल ब्लिस, उनकी क्वेस्ट ये है कि सीख कर रहे हैं, वो ढूंढ रहे हैं भगवान की दखल अंदाजी को, भगवान की यानी डिवाइन इंटरवेंशन को। डिवाइन मतलब जो डिविनिटी से, भगवान से, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है। इंटरवेंशन मतलब दखल अंदाजी। ये चाहते हैं कि भगवान अब इनकी ज़िंदगी में दखल दे और इनको लड़कियां मिलवाए ताकि ये शादी कर सकें। वही आगे सिक्योर करने के लिए मैट्रिमोनियल ब्लिस को। ब्लिस का मतलब होता है परमानंद, एक्सटसी, यूफोरिया, एग्जॉल्टेशन। और मैट्रिमोनियल मतलब जो मैट्रीमनी से यानी शादी से जुड़ा हुआ है। तो इनको शादी का लड्डू खाना है, मैट्रीमनी से जुड़ा हुआ परमानंद इन लड़कों को चाहिए। सेंटेंस समझ में आ गया। डिवाइन, होली, स्पिरिचुअल, ब्लिस वर्ड को देख लेना। परमानंद के दो अच्छे सिनोनिम्स हैं, एक्सटेसी और यूफोरिया, आज की क्लास में पूछे गए हैं। मैट्रिमोनियल, कॉन्जुगल, नफशल, स्पाउजल, सबके सब रिलेटेड है शादी से या समझ गए ना, मैरिज से। कह रहा रिमार्केबली दिस मेक्स देयर सेकंड सच सोजन दिस ईयर। कह रहा है जी रिमार्केबल बात ये है, नोटिसेबल बात ये है कि ये जो हादसा होने वाला है जिस पे ये निकलेंगे यात्रा पे, कह रहा है ये हादसा उनकी दूसरी ऐसी सोजन को बनाता है, स्टे को बनाता है, विजिट को बनाता है इस साल। सोजन क्या होता है जी, यात्रा को ही बोल सकते हो आप, सफ़र को ही बोल सकते हो, ऐसा सफ़र जिसमें आप रुक रुक के जाते हो, है ना। यहाँ से वहाँ जाना है लेकिन एक रात यहाँ रुक गए, फिर 6 घंटे वहाँ रुक गए, थोड़ा आराम कर लिया, तो इस तरह की यात्रा को सोजन बोलते हैं। तो ये उनकी दूसरी ऐसी यात्रा होने वाली है इसी साल के अंदर। कह रहा है जी डज इट इलिसिट अ चैकल। कह रहा है क्या ये चीज़ एलिसिट करती है, क्या ये जो पूरा मामला है एक एलिसिट करना मतलब निकालना, किसी से कोई इमोशन को, जवाब को, रिस्पॉन्स को, क्या ये पूरी कहानी आपके अंदर से चकल को निकालती है। चकल का मतलब होता है हंसी, वो जो वैसी हंसी नहीं होती आप चुटकुले के ऊपर वाली हंसी करते हो, ही करके। तो कह रहा है क्या ये पूरी बात सुन करके आपको भी हंसी आ रही है। देखो कितने अच्छे सेंटेंस बनाया इसने। डज इट एलिसिट अ चकल, चकल मतलब हंसी, एलिसिट का मतलब होता है निकलवाना या इवोक करना, किसी चीज़ को जगाना। चलिए सब्जेक्ट है यहाँ पे इट, वर्ब है यहाँ पे डज एलिसिट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखा गया है सेंटेंस में। एलिसिट वर्ड जो है ना बड़ा अच्छा वर्ड है। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं और आप जवाब दें तो आई विल एलिसिट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम यू। अगर मैं आपको कोई ऐसी बात बताऊं जिस पे आप रो पड़ें तो मैं वो बात बताऊंगा जो एक इमोशन को एलिसिट करेगी आप में से, है ना। किसी से कोई भी चीज़ को उगलवाना या निकलवाने को एलिसिट बोलते हैं। इसके साथ में रिस्पॉन्स, इमोशन, चकल ऐसे वर्ड्स आप अक्सर देखेंगे। कह रहे हैं जी अ कंपैरेबल प्रोसेशन इन महाराष्ट्र सोलापुर लास्ट ईयर कल्मिनेटेड इन अर्नेस्ट पटिशंस टू अथॉरिटीज़। कह रहे जी एक ऐसे ही कंपेयर की जा सकने वाली यानी कि तुलनात्मक जो प्रोसेशन थी, मार्च थी या सभा थी, पैरेड थी, और जो कहाँ हुई, महाराष्ट्र के सोलापुर में। और कब हुई, पिछले साल। तो वो भी कल्मिनेट हुई, वो भी एंड हुई, उसका भी क्लाइमैक्स हुआ, फाइनलाइजेशन हुआ। और किसमें, बहुत ही ज़्यादा अर्नेस्ट पेटिशंस में। पेटिशन मतलब रिस्पेक्ट, अर्नेस्ट का मतलब होता है जिसमें बहुत ज़्यादा जेन्युइननेस हो, बहुत एकदम आप भले मन से, एकदम साफ मन से कोई रिक्वेस्ट कभी किसी को करते हैं जिसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं होता, है ना, उसको बोलते हैं अर्नेस्ट।
तो ये जो सोलापुर की जो महाराष्ट्र की जो थी प्रोसेशन, उसका भी अंत इसी में हुआ कि सब लड़कों ने एक अर्नेस्ट पिटीशन की सरकारी अथॉरिटीज़ को, और क्या, एड्रेसिंग द प्रेसिंग इशू ऑफ फीमेल फेटिसाइड एंड इट्स इम्प्लीकेशन ऑन द स्कार्सिटी ऑफ प्रोस्पेक्टिव ब्राइड्स। ये सारी जो पिटिशन इन्होंने की, ये थी एड्रेस करते हुए, संबोधित करते हुए इस दबाव देने वाले प्रेसिंग इशू को, ऐसा इशू जो प्रेस कर रहा है, अपने को दबाव दे रहा है, और वो है फीमेल फेटिसाइड का। फेटिसाइड का मतलब होता है भ्रूण हत्या। फीमेल फेटिसाइड आप समझते हैं ना, पहले से ही देख लेना कि पेट में क्या है, लड़की है तो मार दो। तो फीमेल फेटिसाइड के इशू को इन्होंने, प्रेसिंग इशू को एड्रेस किया, और इसकी इम्प्लीकेशंस को भी एड्रेस किया, इसके दूरगामी परिणामों को, रिजल्ट को, नतीजों को भी एड्रेस किया, जो है स्कार्सिटी के फॉर्म में या कमी के तौर पे प्रोस्पेक्टिव ब्राइड्स की, ऐसी दुल्हनों की जो प्रोस्पेक्टिव है, जो संभावित है। प्रोस्पेक्टिव ब्राइड कौन है? जिस लड़के से आपकी, लड़की से आपसे शादी होने वाली है, वो आपकी प्रोस्पेक्टिव ब्राइड है। प्रोस्पेक्टिव मतलब फ्यूचर वाली, होने वाली। समझ गए सेंटेंस को? थोड़ा मुश्किल लगेगा, थोड़ा चैलेंजिंग फील हो रहा होगा, लेकिन यही ऑब्जेक्टिव है इन क्लासेस का। वो मजे मजे में कछुए खरगोश वाली कहानी पढ़ लोगे तो उससे ज़्यादा कुछ सीख नहीं पाओगे। नया नया पढ़ो, जितना हो सके डिफ़िकल्ट चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करो। सेंटेंस में कुछ देखने वाला है। प्रोसेशन, मार्च, पैरेड एक ही बात है। इसकी वर्ब है कल्मिनेटेड। आगे बढ़े। इम्प्लीकेशन यानी दूरगामी या फार रीचिंग या फार फेचिंग कॉन्सिक्वेंसेज, रिजल्ट्स ऑफ समथिंग। स्कैरसिटी यानी कमी। अब इस कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं जो ऊपर हमने मिस किया। कॉन्सेप्ट ये कहता है हैविंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैविंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म जब भी एडजेक्टिव का काम करे तो वो कहलाएगी परफेक्ट पार्टिसिपल। और परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है एक काम होकर के दूसरा काम हो रहा है। मैं एकदम हिंदी में समझाता हूँ, आसान भाषा में। मान लीजिए एक सेंटेंस ये हो, खाना खाते हुए मैं टीवी देख रहा था। खाना खाते हुए मैं टीवी देख रहा था, तो आई वॉज वॉचिंग टीवी, ये तो लिखना ही पड़ेगा। आई वॉज वॉचिंग टीवी तो लिखना ही पड़ेगा। लेकिन खाना खाते हुए देख रहा था तो कोमा लगा के लिख दो वाइल, या वाइल यहाँ पे ऑप्शनल है, लिखना चाहो तो लिखो या तो मत लिखो, ठीक है। वाइल हैविंग फूड, या डिनर कर रहा था तो हैविंग डिनर, ठीक है। खाना खाते हुए मैं टीवी देख रहा था। ये वाइल आप निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हो। वाइल बताता है कंटिन्यूटी को, जनरली ये निकल भी जाता है। चलो अब मान लो सेंटेंस ऐसा हो, खाना खाने के बाद मैं टीवी देख रहा था, तो इस सेंटेंस में हैविंग डिनर की जगह आपको लिखना पड़ेगा, हैविंग डिनर की जगह आपको लिखना पड़ेगा हैविंग हैड माई डिनर। अब ये कैसे आया? देखिए, मान लीजिए हैविंग की जगह यहाँ पे ईटिंग लिखा होता, आपकी सहूलियत के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। ईटिंग माई डिनर का मतलब है खाना खाते हुए टीवी देख रहा था। हैविंग ईटन का मतलब है खाना खाने के बाद मैं टीवी को देख रहा था, ठीक है। अगर मैं ईट वर्ब यूज़ कर रहा हूँ तो हैविंग ईटन हो जाएगा। अगर यहाँ पे हैव वर्ब यूज़ कर रहा होता, खाने के लिए हैव वर्ब भी तो यूज़ होती है। हैव फूड खाना खाओ, ईट फूड खाना खाओ। तो यहाँ पे अगर हैविंग वर्ब यूज़ हो रही होती तो फिर यहाँ पे हैविंग के बाद में हैविंग की थर्ड फॉर्म लग जाती। ये जो पहला वाला हैविंग देख रहे हैं ये तो लगेगा ही परफेक्ट पार्टिसिपल में। जो दूसरी खाने के लिए वर्ब यूज़ कर रहे हो उसकी थर्ड फॉर्म लगेगी। तो ईटिंग के लिए हमने लिख दिया ईटन, हैविंग के लिए हम लिख देते हैं हैड। चलो ज़्यादा इसके अंदर नहीं घुसेंगे, पार्टिसिपल आपने समझ लिया है परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है। अब एक और बात को समझो, अगर वो काम आपने किया ना हो बल्कि वो काम आपके ऊपर हुआ हो, आपके ऊपर हुआ हो, भाई खाना तो आपने खाया है, आप इस काम के एक्शन के डूअर हैं, लेकिन वो काम अगर आपके ऊपर हुआ हो, आप रिसीवर हो, तो परफेक्ट पार्टिसिपल को हैविंग बिन और V3 से बताया जाता है। जैसे एक सेंटेंस है, मार खाने के बाद मोहन ने पुलिस में शिकायत की। पड़ोसी से मार खाने के बाद मोहन ने पुलिस में शिकायत की। तो मोहन ने शिकायत की तो मोहन रजिस्टर्ड अ कंप्लेंट विद द पुलिस, विद द पुलिस। शिकायत करना यानी रजिस्टर ए कंप्लेंट, ऐसे ये वर्ड यूज़ होता है, ठीक है। तो मोहन रजिस्टर्ड ए कंप्लेंट विद द पुलिस। और कैसे करी? मार खाने के बाद। तो यहाँ लिख देते हैं हैविंग बीटन अप बाय द या बाय हिज नेबर, ठीक है। मार खाया तो मार खाने को बीट अप करना बोलते हैं, मार खाने के बाद तो हैविंग बीटन अप, ठीक है ना। अब मुझे बताओ क्या ये सेंटेंस सही है? हैविंग बीटन अप गलत है ये, क्यों? मार खा चुकने के बाद उसने शिकायत की, तो गलत क्या है इसमें? गलत ये है, हैविंग बीटन अप का मतलब ये हो गया कि मोहन ने मारा है, मोहन ने किसी को पीटा है और फिर वो पुलिस के बाद खुद ही चला गया कंप्लेन करने। ऐसा तो नहीं हो सकता। मोहन को पीटा गया है, मोहन को पीटा गया है, तो हैविंग बीटन अप यहाँ गलत होगा। बीच में पैसिव बनाना पड़ेगा और परफेक्ट पार्टिसिपल को पैसिव बनाने के लिए बिन लगाते हैं। हैविंग बिन बीटन अप बाय हिज नेबर मोहन रजिस्टर्ड ए कंप्लेंट विद द पुलिस। तो ये कॉन्सेप्ट है पूरा, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी नहीं आया एक बार इसको रिवाइज कर लो, रिवाइज कर लो, एक बार में समझ आ जाएगा, एक रिवीजन से।
कुछ क्वेश्चन है इनको सॉल्व करना है, इसी के ऊपर बेस्ड है। हैविंग विन द आर्ग्यूमेंट द टीम वेंट ऑन अ हॉलीडे। टूर्नामेंट को जीतने के बाद में टीम एक हॉलीडे पे चली गई, जीतने के बाद गई है, सब्जेक्ट कौन है? टीम। ठीक है, ये जो पार्टिसिपल फ्रेज है ये शुरू में भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है और लास्ट में भी आ सकता है। तो जैसे यहाँ मैंने लास्ट में लिखा था ना, लास्ट में लिखा था, वैसे यहाँ शुरू में आ गया, तो शुरू में लास्ट में कहीं भी लगा सकते हो। टीम ने टूर्नामेंट जीता है तो हैविंग विन बिल्कुल ठीक है, एक्टिव में लगेगा। लेकिन आप ये भूल गए कि हैविंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो यहाँ लिखना चाहिए हैविंग वन द टूर्नामेंट। ऐसे आपको एरर्स मिलेंगी एग्जाम में। एक सेंटेंस और देखो, हैविंग इंजर्ड ड्यूरिंग द मैच द प्लेयर वॉज प्रोवाइडेड विद मेडिकल असिस्टेंस। इंजर होने के बाद में मैच के दौरान प्लेयर को मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड की गई। देखने में सेंटेंस बिल्कुल सही है। हैविंग इंजर्ड मतलब इंजर होना, इंजर होना। सब्जेक्ट है यहाँ पे द प्लेयर, सब्जेक्ट है यहाँ पे द प्लेयर। लेकिन गलती ये है कि हैविंग इंजर्ड का मतलब ये हो जाएगा प्लेयर ने किसी को इंजर कर दिया। प्लेयर ने इंजर नहीं किया, प्लेयर खुद इंजर हुआ है। इंजर करना और इंजर होना दो अलग अलग चीज़ें है ना भाई। तो हैविंग इंजर्ड नहीं है, यहाँ पे हैविंग बिन इंजर्ड लिखना पड़ेगा। द प्लेयर वॉज प्रोवाइडेड विद मेडिकल असिस्टेंस। क्लियर है सेंटेंस? एक सेंटेंस और देखते हैं। ये जो थर्ड वाला आप देख रहे हो, इसमें मैंने हैविंग बिन इंजर्ड की जगह इंजर्ड लिखा है। यहाँ ऊपर भी हैविंग बिन बीटन अप की जगह खाली बीटन अप भी लिखा जा सकता है। परफेक्ट पार्टिसिपल पैसिव में और पास्ट पार्टिसिपल एक ही बात है, दोनों में कुछ फर्क नहीं है। एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ उन बच्चों के लिए जिनके पार्टिसिपल क्लियर है। परफेक्ट पार्टिसिपल पैसिव में और पास्ट पार्टिसिपल में कुछ फर्क नहीं है। अगर हैविंग बिन लगा रहे हो तो इसको बिना लिखे वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी इस्तेमाल कर सकते हो, बिल्कुल वही मीनिंग सेंटेंस का रहेगा। हल्का सा मीनिंग में फ़र्क होता है, लेकिन वो इमैटेरियल है, उसका ज़्यादा कुछ मीनिंग आपको मतलब समझ गए ना, एग्जाम के हिसाब से उसका कुछ ज़्यादा अर्थ नहीं है सीखने का। चलो, तो यहाँ पे हैविंग बिन इंजर्ड की जगह खाली पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल भी किया जा सकता था। हैविंग चीटेड ऑनलाइन द वुमेन रजिस्टर्ड ए कंप्लेंट विद द पुलिस। ये तो वही वाला सेंटेंस है ऊपर वाला। ऑनलाइन चीट किए जाने के बाद में, ऑनलाइन धोखाधड़ी किए जाने के बाद में लड़की ने, औरत ने पुलिस में कंप्लेन लिखाई। गलती ये है कि हैविंग चीटेड गलत हो जाएगा। लड़की के साथ धोखाधड़ी हुई है, उसने किसी से धोखाधड़ी नहीं की है, तो पैसिव में यूज़ करें और यहाँ लिखें हैविंग बीन चीटेड। अब समझ में आ गया सबको? हैविंग क्रैक्ड द एग्जाम द डिपार्टमेंट प्रोमोटेड स्मिता टू द हायर मैनेजमेंट। एग्जाम को क्रैक करने के बाद में डिपार्टमेंट ने प्रमोट कर दिया स्मिता को हायर मैनेजमेंट में। क्या लास्ट वाला क्वेश्चन सही करके दिखा सकते हो मुझे? क्या गलती है इसमें? स्मिता ने एग्जाम क्रैक किया है, स्मिता ने एग्जाम क्रैक किया है, सेंटेंस तो बिल्कुल सही है। क्रैक करने का काम स्मिता ने किया है ना, तो फिर सेंटेंस में एक्टिव पैसिव का तो कोई झंझट ही नहीं है। अब ये बताओ गलती क्या है? गलती ये है कि स्मिता नहीं, सब्जेक्ट है यहाँ पे डिपार्टमेंट। मुझे बताओ, क्या डिपार्टमेंट ने एग्जाम को क्रैक किया है क्या? ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जो खुद एग्जाम देता है और आपको प्रमोशन दे देता है? डिपार्टमेंट ने नहीं किया सर, स्मिता ने एग्जाम क्रैक किया है। स्मिता को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो स्मिता, डिपार्टमेंट प्रमोटेड स्मिता को पैसिव में चेंज कर दो ताकि स्मिता सब्जेक्ट बन जाए और हैविंग क्रैक जो है उसके साथ ऐड हो जाए। पार्टिसिपल हमेशा सब्जेक्ट के ऊपर इफेक्ट डालता है, ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं डालेगा। तो मुझे क्या करना है यहाँ पे? यहाँ मुझे लिखना चाहिए स्मिता, स्मिता पैसिव बना रहा हूँ, वॉज प्रमोटेड बाय द डिपार्टमेंट, और ये बीच में टू द हायर मैनेजमेंट ऐड कर देना, ठीक है? वॉज प्रमोटेड टू द हायर मैनेजमेंट बाय द डिपार्टमेंट। क्लियर है मामला? ऐसा क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है जिसके अंदर डैंगल कर रहा हो, आपको सब्जेक्ट दिखाया ही ना गया हो, है ना, आपको पता ही ना लगे सब्जेक्ट कहाँ है और आपसे पूछेगा वो क्वेश्चंस। चलिए, लास्ट में एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं एक होमवर्क के लिए, बहुत ईजी है, सबको ट्राई देनी है। द सीएम हैड टू रिजाइन हैविंग बिन लॉस्ट इन द इलेक्शन। इलेक्शन में हारने के बाद में सीएम को रिजाइन करना पड़ा। सही है गलत है कमेंट्स में बताओ और सही करके डालो। जिनका गलत सही होगा वहीं पे मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। सब लोग इसको ट्राई देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाओ। आगे कह रहा है जी, अ डेकेड अगो द स्पॉटलाइट वॉज ऑन हरियाणाज मैन रिसोर्टिंग टू द इम्पोर्ट ऑफ ब्राइड फ्रॉम केरला। कह रहा है अभी 10 साल पहले ही जो सारी स्पॉटलाइट थी वो हरियाणा के लड़कों पे थी या मैन पे थी। और क्यों? जब वो रिसोर्ट कर रहे थे, जब वो उतर रहे थे इस चीज़ पे, रिसोर्ट टू करना यानी किसी चीज़ पे आखिरी चारे की तरह उतर जाना। तो आखिरी चारा बना करके वो उतर जा रहे थे, रिसोर्ट टू कर रहे थे इंपोर्ट करने की तरफ, आयात करने की तरफ ब्राइड्स को केरला से। और कैसे हो रहा था सारा काम? ड्रिवन बाय अ सिवियरली इम्बैलेंस सेक्स रेशो। ये सारा काम हो रहा था, ड्रिवन था एक बहुत ही ख़राब तरीके से इम्बैलेंस सेक्स रेशो की तरफ। हरियाणा में लड़के बहुत ज़्यादा और केरला में लड़कियाँ ज़्यादा,
है ना। तो हरियाणा में लड़की नहीं मिल रही थी, केरला में लड़का नहीं मिल रहा था, तो ये क्या कर रहे थे, केरला से ब्राइड्स को लेकर के इंपोर्ट कर रहे थे, मतलब समझ गए ना, केरला की लड़कियों से शादी करके हरियाणा में उनको ला रहे थे। तो ये सारा स्पॉटलाइट हरियाणा में था। स्पॉटलाइट की वर्ब है वॉज। रिसोर्ट टू करना, किसी चीज़ पे उतर आना, है ना, आखिरी चारे के तौर पे। कह रहे दिस इन टर्न ट्रिगर्ड अ डिसकंसर्टिंग ट्रेंड ऑफ ब्राइड ट्रैफिकिंग फ्रॉम इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज स्टेट्स लाइक बंगाल, बिहार, झारखंड एंड द लाइक। कह रहे इस पूरे मामले ने आगे जाकर के इन टर्न ट्रिगर कर दिया या उकसा दिया एक डिसकंसर्टिंग ट्रेंड को, ऐसे ट्रेंड को जो डिसकंसर्टिंग है, जो डिस्टर्बिंग है, जो आपको कंफ्यूज करेगा और हैरान करेगा और परेशान करेगा। कह रहे जी उफान ला देने वाले या परेशान कर देने वाले एक ट्रेंड की तरफ जो है ट्रिगर कर दिया इस चीज़ को, और वो ट्रेंड था ब्राइड की ट्रैफिकिंग का। ट्रैफिकिंग का मतलब होता है खरीद फरोख्त, इधर से उधर ले जाना। ब्राइड्स को खरीदा बेचा जा रहा था, और कहाँ से, इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज स्टेट से, ऐसी स्टेट्स जो आर्थिक तौर पे गरीब हैं, जैसे बंगाल, बिहार, झारखंड और इस तरह की। चलिए दिस की वर्ब है ट्रिगर। ट्रिगर का मतलब होता है उकसाना। डिसकंसर्टिंग, यू हैव सीन द वर्ड ऑलरेडी। ट्रैफिकिंग यानी खरीद बेच। ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होती है, इंसानों की खरीद फरोख्त, है ना। कह रहा है जी हाउएवर मांड्या डजंट ग्रैपल विद सोशल मेलेडीज। कह रहा है लेकिन बात यह है कि मांड्या में जहाँ ये काम हो रहा है, जहाँ ये मार्च निकल रही है, मांड्या का एरिया जो है ग्रैपल विद नहीं करता है, निपट नहीं रहा है या डील विद नहीं कर रहा है इस तरह की सोशल मेलेडीज से, इस तरह की सामाजिक बीमारियों से। जो हरियाणा में सामाजिक बीमारी थी लड़कियों को मार देने की, वो मांड्या में नहीं है। मेलेडी का मतलब होता है डिसीज, मैलेज, बीमारी। सोशल मेलेडी मतलब सामाजिक बीमारी। मांड्या की वर्ब है डज नॉट ग्रैपल विद। ग्रैपल विद करना, किसी चीज़ का सामना करना, निपटना। कह रहा है जी एट दिस लोकल यंग वीमेन सम विद एजुकेशनल एस्पिरेशंस आर डिसइंक्लाइंड टू स्पाउस लोकल सूटर्स। कह रहा है यहाँ पे अलग केस है मांड्या में, इस लोकल में, इस लोकल एरिया में, इस क्षेत्र में। लोकल मतलब एरिया या क्षेत्र। जो यंग विमेन है, जो नव युवतियाँ हैं, और कुछ एक की जो एजुकेशनल एस्पिरेशंस भी हैं, कुछ को अच्छी पढ़ाई करनी है, वो ऑलरेडी कर चुकी हैं, एस्पायर करती हैं हायर एजुकेशन को, वो डिसइंक्लाइंड है, वो अनइंटरेस्टेड है, वो अनविलिंग है, और किस चीज़ को, कि वो स्पाउस करें, वो गले लगाएं या वो शादी करें लोकल सूटर्स से, ऐसे सूट करने वाले लड़कों से जो लोकल हैं। सूटर्स कौन होते हैं, यंग मैन, जो अनमेरिड हैं, जो अभी शादी जिनकी होने बाकी है, वो सूटर्स होते हैं, बैचलर्स बोल दो। तो लड़कियों की एस्पिरेशंस ऐसी है कि हमें तो अच्छा पढ़ा लिखा लड़का चाहिए, हम खुद भी अच्छे से पढ़ेंगी, तो हमें लोकल लड़के जो मंड्या के हैं वो नहीं सूट करते, हमें उनसे स्पाउस नहीं करना है, उनको अपना स्पाउस नहीं बनाना है। विमेन की वर्ब है आर। डिसइंक्लाइंड आप समझते हैं, अनइंटरेस्टेड होना किसी चीज़ को लेकर के, बिल्कुल भी तैयार ना होना, रिलेक्टेंट होना भी बोल सकते हैं। एस्पिरेशन यानी आपकी महत्वाकांक्षाएं, डिज़ायर या ख्वाहिश। यंग लड़के को, यंग मैन को तो सूटर बोलते हैं जिसकी शादी होनी बाकी है, ठीक है। लेकिन ऐसी यंग वुमन जिसकी शादी नहीं हुई, जिसकी एज निकल गई, उसके लिए कौन सा वर्ड अंग्रेजी में, वन वर्ड, मतलब वन वर्ड के हिसाब से आपको आने चाहिए ना सारे वर्ड्स। अ वुमन हु इज पास्ट हर मैरिज एज या एज ऑफ मैरिज। चलो सब लोग कमेंट से बताना, जिसको नहीं आता गूगल कर लेना यार, याद रहेगा हमेशा, और ये वन वर्ड है, अच्छा है। चलो स्पाउस करना, किसी को स्पाउस बनाना, गले लगाना, या किसी को किसी से शादी करना। कह रहा है जी हैविंग सपोर्टिव फैमिलीज दीज वीमेन परसीव एग्रीकल्चर एज अ फॉर्मिडेबल एंड अनरिवॉर्डिंग परस्यूट। कह रहा है जी सपोर्टिंग फैमिलीज को रखते हुए, हैव करते हुए, ये औरतें जो हैं परसीव करती हैं या देखती हैं इस नज़रिए से एग्रीकल्चर को, और कैसे, कि एक फॉर्मिडेबल और अनरिवॉर्डिंग परस्यूट है। एग्रीकल्चर एक ऐसा काम है, परस्यूट है, वेंचर है, एंडेवर है, जो कि फॉर्मिडेबल है, बड़ा मुश्किल है, और जिसमें पैसा नहीं है, जो अनरिवॉर्डिंग है। सच बात है ये, एग्रीकल्चर में उतना पैसा नहीं मिलेगा जितना सर्विस सेक्टर में, इंडस्ट्री में आपको मिलेगा। तो ये औरतें इनको एग्रीकल्चर को गलत निगाह से, तुच्छ निगाह से देखती हैं। फॉर्मिडेबल मतलब बहुत मुश्किल हो, चैलेंजिंग हो। कह रहे जी दे eschew the encumbrance of patriarchal ideologies and decry the inadequacies of the healthcare system। फिर ये लड़कियां eschew करती हैं, eschew करना यानी त्याग देना, अवॉइड कर देना, दूर रहना किसी चीज़ से। तो इन लड़कियों ने त्याग दिया है, eschew कर दिया है अपने परिवार की उन इनकम्बरेंस को, उन बोझ को, उस इनकम्बरेंस को जो है पैट्रियार्कल आइडियोलॉजीज का, ऐसी विचारधारा का जो पुरुष प्रधान है। पैट्रियार्कल मतलब जिसमें पैट्री यानी फादर प्रधान हो, मैट्रियार्कल मतलब फीमेल डोमिनेटेड, जिसमें मैट्री यानी माता प्रधान हो। तो अपने परिवार की पुरुष प्रधान जो है विचारधाराओं को से इन्होंने अपना नाता तोड़ लिया है इन लड़कियों ने, है ना। उनको इन ये जो आइडियोलॉजी है इनको एक रुकावट की तरह लगती है अपने रास्ते की, और ये लड़कियां डिक्राई करती हैं। डिक्राई करना मतलब चीख चीख के शिकायत करना,
बहुत अच्छे से क्रिटिसाइज करना। तो ये डिप्लोर या डिक्राइज करती हैं, कंडेम करती हैं अपने एरिया में हेल्थ केयर सिस्टम की इन एडिक्वेसीज को, अपने एरिया के स्वास्थ्य सिस्टम की कमी को। तो ये कहती हैं कि गांव में कुछ नहीं रखा है, आप लोगों के दिमाग भी ऐसे ही हैं, पुरुष प्रधान है, ना यहाँ पे कोई हॉस्पिटल है, ना यहाँ पे एजुकेशन है, तो हमें ना गांव में रहना है, ना इन गांव के लड़कों से शादी करनी है। दे आया इन लड़कियों के लिए, इनकी दो वर्ब्स हैं। पहली वर्ब है एश्यू, दूसरी वर्ब है डिक्राई। एश्यू यानी त्याग देना, डिक्राई करना, किसी चीज़ को कंडेम करना। Courage in notably, authorities are also contending with a concerning surge in instances of child marriages within Mandya. कह रहा है अब इसका रिएक्शन क्या हो रहा है। नोटेबल बात यह है कि वहाँ की जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं वो भी कंटेंट विद कर रही हैं। ग्रैपल विद करना, कंटेंट विद करना, पुटअप विद करना, डील विद करना, कोप विद करना, किसी चीज़ का सामना करना या उससे निपटना। तो वहाँ की जो अथॉरिटीज़ हैं उस एरिया की, वो भी कंटेंट विद कर रही हैं, टैकल कर रही हैं इस समस्या से जो है एक इंक्रीज की, एक उछाल की चाइल्ड मैरिजेज में मांड्या के अंदर। समझ गए। तो माँ बाप भी क्या कर रहे हैं, वो अपनी लड़कियों की बचपन में शादी कर दे रहे हैं कि जब ये बड़ी हो जाएगी तब ये कहेगी कि मुझे तो पढ़ाई करनी है, ये गांव के लड़के तो अच्छे नहीं है, तो इनकी पहले ही शादी कर दो। अथॉरिटीज़ की वर्ब है आर कंटेंडिंग विद। चलो लास्ट सेंटेंस है वो अपना। करे जी इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट मैरिज हैज़ लॉन्ग बिन द प्राइमरी इम्पेटस फॉर वीमेंस माइग्रेशन। करे भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो मैरिज लंबे वक्त से रही है सबसे प्राइमरी, सबसे मुख्य है इम्पेटस या कैटलिस्ट या मोटिवेटर औरतों के माइग्रेशन का, एक जगह से औरतों के दूसरी जगह सेटल होने का। और ये कैसे हो रहा है, विद 2/3 ऑफ द फीमेल पॉपुलेशन हैविंग रेलोकेटेड फॉर दिस रीजन अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011। कह रहा है ये बात पूरी कही जा रही है 2/3 66% फीमेल की पॉपुलेशन के रेलोकेट हो जाने के साथ ही, हैविंग ईटन खाना खा लेने के बाद, हैविंग बीटन अप मार खाने के बाद, हैविंग रेलोकेटेड यानी रेलोकेट हो जाने के बाद, रेलोकेट होना किसी नई लोकेशन पे जाके सेट हो जाना। तो लगभग 2/3 औरतों के अपना घर बार छोड़ करके दूसरी जगह सेट हो जाने के साथ ही कही जा रही है इसी रीजन की वजह से, शादी की वजह से, 2011 के सेंसस के हिसाब से। समझ गए। तो आज से 10 साल पहले 60 से 70% औरतें अपना घर इसीलिए छोड़ती थी क्योंकि उनकी शादी कहीं और हो जाती थी। चलिए मैरिज की वर्ब है हैज़ बिन। सेंटेंस में कुछ गलती समझ में आई। हैविंग रेलोकेटेड में बिन लगेगा या नहीं लगेगा, इसमें बिन नहीं लगेगा, गलती यहाँ लगी हुई है 2/3 में। रेशो में जब भी आगे 1 की जगह कुछ और लिखा हो, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, न्यूमरेटर में अगर 1 की जगह कुछ भी आ जाए तो डिनोमिनेटर में एस लगाया जाता है, थर्ड्स लिखना चाहिए, 2/3 यहाँ पे होना चाहिए था। याद है कॉन्सेप्ट, अलग से नहीं करवा रहा हूँ, बहुत बार हो चुका है, सबका रिविजन हो जाना चाहिए। चलिए कह रहा है हाउएवर दिस पैराडाइम इज अंडरगोइंग अ ट्रांसफॉर्मेशन। कह रहा है लेकिन ये जो पैराडाइम है अब एक ट्रांसफॉर्मेशन के अंडरगो हो रहा है। समझ गए ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, किसी चीज से मतलब बदलाव है ना, पैराडाइम मतलब सिस्टम, ये पूरा सिस्टम एक बदलाव से अब अंडरगो कर रहा है या गुजर रहा है। कह रहा है जी अ शिफ्ट एविडेंट इन मांड्याज मैन, और ये शिफ्ट वो है, बदलाव जो है जो एविडेंट है, जग जाहिर है, क्लियर है मांड्या के लड़कों में। और कौन लड़के हैं भाई ये वो अभागे लड़के हैं हु हैविंग बीन सोल्ड ऑन द नोशन दैट डिवाइन इंटरवेंशन कैन एलिविएट देयर बैचलरहुड आर फाइंडिंग आउट। कह रहा है ये वही लड़के हैं जो सोल्ड कर गए हैं इस नोशन को। देखिए सेल एन आइडिया या सेल अ नोशन या सेल समथिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को दूसरे आदमी को समझा देना और उसके लिए मना लेना, है ना, उस चीज़ में उसका विश्वास या भरोसा जगा देना। तो इन लड़के वही हैं जो कि सेल कर किए गए हैं, जिनको ये आइडिया दिमाग में बिठाया गया है, इस नोशन को, इस विचार को कि भगवान की जो इंटरवेंशन है, भगवान की जो दखल अंदाजी है, वही एलिविएट कर सकती है, वही राहत दे सकती है उनकी बैचलरहुड को, उनके कुंवारेपन को। और जो अब इस चीज़ को फाइंड आउट कर रहे हैं, इस पैराडाइम शिफ्ट को, बदलाव को वो देख भी रहे हैं। समझ गए। अब 2/3 3/3 लड़कियां जो है अपना घर, अपना शहर नहीं छोड़ेंगी। घर तो सभी छोड़ देती हैं जिनकी शादियां होती है, लेकिन शहर नहीं छोड़ेंगी, है ना, पहले की तरह। ये बात इन लड़कों को समझ में आ रही है और ये वही लड़के हैं जो इस आइडिया में, उनका पूरा विश्वास यही है कि भगवान ही उनको बचा सकता है। पैराडाइम की वर्ब है इज अंडरगोइंग, अंडरगो करना, किसी चीज़ से गुजरना। हु आया लड़कों के लिए, मैन के लिए, मैन की वर्ब है आर फाइंडिंग आउट। डिवाइन इंटरवेंशन की वर्ब है कैन एलिवेट, एलिवेट करना, किसी चीज़ को नरम बनाना, राहत देना, है ना, मुश्किल चीज़ से राहत देना। हैविंग बीन सोल्ड यहाँ पे परफेक्ट पार्टिसिपल है पैसिव फॉर्म में, लड़कों को सोल्ड किया गया है, लड़कों को इस चीज़ में, इस आइडिया में विश्वास या भरोसा दिलाया गया। चलिए रैप अप करेंगे सेशन को।
थोड़ा चैलेंजिंग लगा होगा, लेकिन यही मेरा ऑब्जेक्टिव था, चैलेंज करना आपको, आपकी अंडरस्टैंडिंग को। अब आ जाओ अपने क्विज पे। सेंट्रल थीम क्या है इस पूरे पैसेज की? क्या लगता है भाई, सेंट्रल थीम क्या होगी? चलो चारों थीम्स को पढ़ लेते हैं। मांड्या के लड़के जो हैं वो एक पिलग्रिमेज पे शुरू कर रहे हैं, एक तीर्थ यात्रा को, शादी के लिए डिवाइन इंटरवेंशन करवाने के लिए। क्या ये सेंट्रल थीम है? सेंट्रल थीम मतलब इस पूरे आर्टिकल को अगर एक सेंटेंस में समराइज करना हो तो कैसे करेंगे? दूसरा, सम इंडियन मैन सीकिंग राइट्स हैव फेस चैलेंजेस रेंजिंग फ्रॉम स्क्यूड सेक्स रेशियो टू चेंजिंग एस्पिरेशन ऑफ यंग वुमेन। कुछ इंडियन मैन जो हैं, जो ब्राइब्स को सीख कर रहे हैं, जो अपनी शादी के लिए दुल्हन तलाश रहे हैं, वो फेस कर चुके हैं चैलेंजेस को, इस रेंज से यहाँ से लेकर के यहाँ तक। उनके चैलेंज जो है फ्रॉम से लेकर के टू, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। कभी उनका चैलेंज है कि सेक्स रेशो बहुत ख़राब है, लड़कियाँ हैं ही नहीं। कभी उनका चैलेंज ये हो जाता है कि लड़कियों की महत्वाकांक्षाएं बदल गई हैं, वो उनसे शादी नहीं करना चाहती। देखने में सही लग रहा है, एक सेंटेंस में पूरे आर्टिकल की आत्मा निकल रही है ना? सेंट्रल थीम यही होती है। फीमेल फेटिसाइड इज स्टिल प्रेवलेंट विद फुल फोर्स थ्रू आउट इंडिया। फीमेल फेटिसाइड जो है, भ्रूण हत्या जो है, आज भी जारी है पूरे फोर्स में, पूरे भारत में, थ्रू आउट इंडिया। क्या ये इसकी थीम है? विमेन ऑफ टुडे सीक इमेंसिपेशन फ्रॉम पेट्रियार्कल बर्डन्स। आजकल की औरतें जो हैं सीख करती हैं, ढूंढती हैं आज़ादी को, इमेंसिपेशन को, पेट्रियार्कल बर्डन से या पुरुष प्रधान समाज की रुकावटों से। अच्छा क्वेश्चन है, मेंस लेवल का है, लेकिन देखते ही आंसर इसका निकल जाएगा। ये सेकंड वाला इसका आंसर है। पूरे भारत में फेटिसाइड हो रही है, कहीं नहीं लिखा। हरियाणा में होती थी, मांड्या में नहीं हो रही, ये भी लिखा है, तो पूरे भारत में तो हो नहीं रही। और सेंट्रल थीम ये बिल्कुल नहीं होगी कि औरतें जो है पैट्रियार्कल बर्डन्स को छोड़ना चाहती हैं। ऐसा कुछ यहाँ पे फेमिनिज्म पे आर्टिकल नहीं लिखा हुआ है, पुरुष प्रधान समाज से आर्टिकल इस चीज़ पे लिखा हुआ है कि लड़कों की समस्याएं पहले कुछ और थी और आजकल कुछ और हैं। लड़कियां मिलने में बड़ी दिक्कत हो रही हैं, चाहे हरियाणा की बात हो, चाहे मांड्या की बात हो। ठीक है, तो बी आंसर बनेगा। चलो सेकंड भी आ जाओ। इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, रिजल्ट्स क्या होंगे सोसाइटल परसेप्शन के, जो एग्रीकल्चर को लेकर के है यंग वीमेन का मैरिटल चॉइसेस में। औरतें, नवयुवतियां जैसे एग्रीकल्चर को देखती हैं मांड्या में और एल्सवेयर कहीं और, उनके देखने के नज़रिए का इम्प्लीकेशन मैरिज मार्केट पे क्या होगा? अरे सिंपल सा इम्प्लीकेशन होगा, लड़कों की शादी नहीं होगी। औरतें उन लड़कों से शादी नहीं करेंगी जो खेती में लगे हुए हैं आज भी। समझ गए ना? तो इसी आंसर को आपको इन चारों में से चूज करना है, मीनिंग निकालो और जहां से ही मीनिंग निकले वो आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, देख लेता हूं मैं एक बार। चलो देख लो और सही आंसर को चूज करो। फर्स्ट कमेंट में मैंने आंसर डाल दिया, वहां से मैच कर लेना। थर्ड पे आ जाओ, मैच करने हैं कॉलम्स को। ये तो बड़े अच्छे से हो ही जाएगा, मेरे ख्याल से ज़्यादा दिक्कत इसमें नहीं आएगी, है ना? मैच कर लोगे, फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल दिया। फोर्थ पे आओ, अब एक नए टाइप के क्वेश्चन मैंने बनाए हैं। देखो ये है कोलोकेशन या फिक्स प्रेपोजिशन। जैसे एम्बार्क के बाद में मान लो ऑन फिक्स्ड होता है, तो आप एम्बार्क के साथ में ऑन को चूज़ करें। जैसे रिसोर्ट के बाद में मान लो एट होता है, तो रिसोर्ट एट को आप चूज़ करें। सोसाइटल वर्ड के साथ में इन तीनों में से कौन सा वर्ड चूज आप कर मतलब फिट कर पाएंगे? सोसाइटल ब्लिस, सोसाइटल नप्शल या सोसाइटल मैरिडी। तीनों के मीनिंग निकालो। ब्लिस का मतलब होता है परमानंद, नप्शल का मतलब होता है शादीशुदा, मैरिडी का मतलब होता है समस्या है, बीमारी। तो सामाजिक क्या होगा? सामाजिक सुख होगा, सामाजिक बीमारी होगी। तो इस तरीके से इनको आपको करना है। मैं अभी हर क्लास में रखूंगा इस सेक्शन को मैं। ठीक है, तो सबको जोड़ के बताओ। फर्स्ट कमेंट मैंने जोड़ दिया है, आंसर वहाँ से मैच कर लेना। लास्ट में 2 एरर्स मिलेंगी, मेरे ख्याल से बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजीली आप निकाल लोगे। फिर भी जिसको दिक्कत हो अपनी ट्राई दे लो और फर्स्ट कमेंट से आंसर्स को चेक करके बताओ आउट ऑफ 14 कितने मार्क्स मिले। कल की क्लास में आपसे लेंगे मुलाकात। अंटिल देन एक लाइक और एक शेयर दें क्लास को।